जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी के एनटीपीसी का एग्ज़ाम और आरपीएफ का एसआई या कांस्टेबल का एग्ज़ाम, दोनों के फॉर्म, आरपीएफ वाले का तो खैर फॉर्म भरा जा चुका है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, और आरआरबी के एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं उसके फॉर्म्स अभी भरे जा रहे हैं। एंड इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमें सेक्शन बन जाता है हमारे लिए, वो है जीएस का, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तीन ही सेक्शंस हैं, जीएस का, मैथ का और रीजनिंग का। तो जीएस वाला सेक्शन हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें। तो इस सीरीज़ में रेलवे, देखो ये एक्चुअली में ये जो वीडियोस होंगी, ये जो सीरीज़ होगी प्रैक्टिस टेस्ट्स की, ये दोनों एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि दोनों रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं। तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए अलग से जीएस पढ़ो या फिर आरपीएफ के लिए अलग से जीएस पढ़ो। दोनों रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं और कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें अलग अलग कुछ नहीं आता है, सेम ही एग्ज़ाम है। एंड इसीलिए हमें जो जीएस का पोर्शन पढ़ना है वो दोनों एग्ज़ाम्स के लिए साथ ही साथ पढ़ना है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो देख रहा हो और वो बोले कि मैं तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं आरपीएफ वाला क्यों करूँ, ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके दोनों एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी भरे हैं तब भी, आरपीएफ के लिए हैं तब भी। तो ये माइंडसेट बना करके इस वीडियो को देखिए। एंड इसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं जीएस के। एंड ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके दोनों एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। करंट और स्टैटिक दोनों मिक्स क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इस हिसाब से आप देखिएगा इसको। तो इस सीरीज़ में ये पहला वीडियो है, ठीक है। ये पूरी सीरीज़ में लेकर के आऊँगा एंड रेगुलर वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। तो आप टाइमली बने रहिए और वीडियोज़ को पूरा देखिए, आपकी नॉलेज गेन होगी। खैर, तो सबसे पहला टेस्ट है ये एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट बात ये कि टेलीग्राम ग्रुप है दी एस्पिरेंट्स 27 करके, यहाँ पे जा कर के टेलीग्राम में जा कर के आप ये सर्च करिए और ये सर्च करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स और जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स होंगे, वीडियोस की लिंक वगैरह होगी, वो आपको वहाँ पे टाइमली मिल जाया करेगी। तो ग्रुप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024। तो किसको ये अवार्ड दिया गया? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, डेविड धवन या फिर जावेद अख्तर। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, डेविड धवन। तो इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। एंड ये हुआ कहाँ पे था? तो ये गुजरात में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 से गुजरात में हुआ था। एंड अगर इसी अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 12th फेल को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर एम्ड एट गारंटीइंग द राइट टू वर्क। ठीक है, ऑप्शन क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड द पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट एक्ट 2017, या ऑप्शन डी, सिटीजनशिप एक्ट। तो जाहिर सी बात है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो। गारंटी करने की बात कर रहा है राइट टू वर्क के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जिसको मनरेगा बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको लॉन्च कब किया गया था, तो नोट कर लीजिएगा, 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 बिटवीन इंडिया एंड यूएई हेल्ड। तो भारत और यूएई के बीच में एक एक्सरसाइज होती है डेजर्ट साइक्लोन, 2024 का जो एडिशन है वो कहाँ पे हुआ? ऑप्शन है राजस्थान, अबू धाबी, दुबई या फिर गुजरात। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन है राजस्थान। देखो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कमेंट में ये बताना है। देखो, डेजर्ट साइक्लोन तो इंडिया और यूएई के बीच में होता है, बट एक्सरसाइज साइक्लोन किसके किसके बीच में होती है, उसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से मेंबर्स हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? ऑप्शन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सी है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। क्या ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा? देखो, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। देखो जो इलेक्टेड एंड ख़ास बात ये है, इतना ध्यान रखना, इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो पार्लियामेंट के होते हैं दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्टेट्स के, ठीक है, स्टेट्स का कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति इन द सेंस कि जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट्स हैं, है ना, ये बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते। लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट्स ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो होते हैं, सेंटर के जो लोग होते हैं, वही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का होता है। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहते हैं। टर्म कितना होता है? तो 5 साल का टर्म होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच 3 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज हैव अचीव्ड 100% कवरेज अंडर द जल जीवन मिशन अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के हिसाब से ऐसी कौन सी 3 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिन्होंने 100% अचीवमेंट किया है अंतर्गत किसके? जल जीवन मिशन का, जो हर घर जल मिशन है उस स्कीम के तहत। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? गोवा, तेलंगाना, पौंडीचेरी या पुडुचेरी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गोवा, पुडुचेरी। तेलंगाना, गोवा, अंडमान एंड निकोबार। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ पुडुचेरी, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गोवा, पुडुचेरी। ये 3 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ जो भी हैं, इन्होंने 100% अचीव किया है हर घर जल मिशन को। ठीक, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैप बेस्ड एक तरीके से क्वेश्चन समझ सकते हो। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पोर्ट्स का नाम लिखा है, इनको बताना है नॉर्थ से साउथ में क्या करेक्ट सीक्वेंस है इनका। ऑप्शंस हैं कोची पोर्ट, मार्मुगांव, कांडला, मुंबई। तो अगर इनके बारे में अगर आपको पता भी होगा ना, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता हो कि ये कहाँ पे हैं, तब आप सही आंसर कर सकते हो। तो देखो कोची पोर्ट कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। मार्मुगांव गोवा में है, कांडला गुजरात में है, एंड मुंबई तो पता ही है। तो कांडला गुजरात में है तो सबसे पहले ऊपर गुजरात पड़ता है, ठीक है। तो गुजरात है तो सबसे पहले सी आएगा। अब सबसे पहले ऑप्शन को देख लो, तो एक अकेला ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन डी, जिसमें सी सबसे पहले आ रहा है। तुरंत टिक करो, आगे बढ़ो। ऐसे ही हमें टाइम सेव करना है एग्ज़ाम में। ऑप्शंस देख लिया अगर ये, ठीक है। कई बार हो सकता है कि 2 ऑप्शंस में सी होता, तो वो चीज़ें हमें प्रैक्टिस में लानी है, चेक करना है ऑप्शंस को, बट हमें टाइम भी सेव करना है। तो जैसे ही एक ऑप्शन अकेला मिला कि हाँ भाई गुजरात वाला एक अकेला ऑप्शन है और गुजरात सबसे ऊपर पड़ता है इन चारों स्टेट्स में, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ टू साउथ जो भी होगा सीक्वेंस, यही सही सीक्वेंस होगा, ठीक है। ओके, करेक्ट आंसर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है एंड ये पीसीएस जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कितने एलिमेंट्स हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 124, 118, 102 या फिर 106। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 118 टोटल एलिमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू विच वॉलंटियर्स आर रजिस्टर्ड फॉर द नेशनल यूथ फेस्टिवल एक्टिविटीज़। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल एक्टिविटीज़ के लिए जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसमें जो वॉलंटियर्स रजिस्टर करते हैं, उस पर्टिकुलर जो पोर्टल है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस है माय भारत, यूथ कनेक्ट इंडिया, वॉलंटियर हब या फिर नेशनल यूथ नेटवर्क। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, माय भारत, ठीक है। अभी जो 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ, देखो यूथ फेस्टिवल मनाया क्यों जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, ठीक है। उसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इस बार का 27वां सेशन था और ये कहाँ पे मनाया गया? तो नासिक, महाराष्ट्र में मनाया गया। एंड इसकी थीम क्या रही है? तो विकसित भारत @2047, 2047 एंड फॉर द यूथ बाय द यूथ, यानी युवा के लिए, युवा के द्वारा, ये थीम रही है। ध्यान रखिएगा किसकी? 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल का, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज, ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी वॉज अ सोशल रिफॉर्म सोसाइटी फाउंडेड बाई, किसके द्वारा इसका फाउंडेशन रखा गया था? पुणे में इसकी स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1873 को। तो किसके द्वारा स्थापना की गई थी? ऑप्शंस हैं विनोबा भावे, ढोंडो केशव कर्वे, ज्योतिराव फूले या फिर पुरुषोत्तम
काकोडकर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ज्योतिराव फूले। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराव फूले। इंपॉर्टेंट ये है, डेट याद रख लीजिएगा, 24 सितंबर 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ डिटरमाइंड बाय। तो जो प्रधानमंत्री की सैलरी होती है, जो अलाउंसेस होते हैं, वो कौन निर्धारित करता है? तो ऑप्शंस हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट, पार्लियामेंट, पीएमओ या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट निर्धारित करती है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी सैलरी कितनी होगी और अलाउंसेस कितने होंगे। ये किसके अंतर्गत निर्धारित किया जाता है? तो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर एक्ट 1952 के अंतर्गत ये प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स वर डेवलप्ड इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ऐसी कौन सी जनरेशन है जिसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स को डेवलप किया गया था? देखो टोटल 5 जनरेशन्स हैं, तो फिलहाल के लिए इस वाले का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेकंड। तो सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया। देखो 5 जनरेशन है, मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था। ठीक, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर बेस्ड था। फिर थर्ड वाला जो था, थर्ड वाले में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। एंड फोर्थ जनरेशन जो कि 1978 से अभी तक जो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है उसमें VLSI या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होता है। एंड जो फिफ्थ जनरेशन होने वाला है, जो कि अभी प्रेजेंट में भी धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही हैं और फ्यूचर में भी ये आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या इस्तेमाल होगा? तो ULSI या फिर बायोचिप्स का यूज़ किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना याद रखो, ट्रांजिस्टर बेस्ड जो था वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे 2024 सेलिब्रेशन इन इंडिया। ठीक है, चीफ गेस्ट कौन रहा है भारत में 2024 का जो रिपब्लिक डे मनाया गया 26 जनवरी को? ऑप्शंस हैं जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, बी है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, सी है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, या फिर डी US प्रेसिडेंट जो बाइडेन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। देखो ये फ्रांस की तरफ से जो फ्रेंच लीडर जो पार्टिसिपेट किए हैं एज अ चीफ गेस्ट, ये 6th लीडर बन चुके हैं फ्रांस की तरफ से। 6ठी बार फ्रांस का कोई लीडर है जो कि इंडिया की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट एज अ चीफ गेस्ट किया है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फ्रांस से ही रिलेटेड एक करंट अफेयर है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, कौन बने थे और अभी करंट में कौन है प्राइम मिनिस्टर? इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो जनवरी में बने थे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, और उनके बारे में खास बात, वो समलैंगिक प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ही वॉज। बट उसके बाद में नए प्राइम मिनिस्टर बने फ्रांस के, तो दोनों का नाम आपको बताना है, अभी कौन है और जो यंगेस्ट थे उनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट केम इनटू बीइंग इन 1982। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। तो विद हाउ मच इनिशियल कैपिटल वॉज इट सेटअप, कितनी शुरुआती कैपिटल के साथ, पूंजी के साथ में इसको शुरुआत किया गया था? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 150 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ या फिर 50 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 100 करोड़ की कैपिटल के साथ में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है एनीमोमीटर मेजर्स। तो एनीमोमीटर क्या मेज़र करता है? ऑप्शंस क्या क्या है? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एयर, डेप्थ ऑफ सी, या फिर हाइट अबव सी लेवल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पीड ऑफ एयर। तो एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? स्पीड ऑफ एयर, हवा की जो रफ्तार है या उसका प्रेशर है वो नापा जाता है। अच्छा, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर नापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। ठीक, एंड डेप्थ ऑफ सी, तो जो सोनार वगैरह टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है ना पनडुब्बियों में, जहाज़ों में, तो वो यूज़ किया जाता है जो समुद्र होते हैं उनकी गहराई को नापने के लिए। और अगर बात करें जो सी लेवल के ऊपर हाइट्स हैं उनकी मेजरमेंट के लिए, तो अल्टीमीटर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द बुद्धिस्ट इवेंट नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन टेक प्लेस? कौन सी जगह पे धर्म चक्र प्रवर्तन, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था बुद्ध के जीवन का। टोटल 5 सबसे महत्वपूर्ण इवेंट थे गौतम बुद्ध के जीवन के, तो उनमें से ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? ऑप्शंस आर लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया या फिर सारनाथ। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, सारनाथ, बनारस में ये है। एंड 5 जो इवेंट हुए थे, सबसे पहला जन्म। अच्छा, इन सारे इवेंट्स का अपना अपना एक सिंबल होता है। तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था पहला इवेंट, उसका सिंबल है लोटस एंड बुल। फिर दूसरा महाभिनिष्क्रमण, यानी कि जब उन्होंने गृह त्याग किया था, तो उसका सिंबल होता है हॉर्स, ठीक। एंड तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है वो है निर्वाण। तीसरा इवेंट गौतम बुद्ध के जीवन का था निर्वाण, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसका सिंबल होता है बोधि ट्री। एंड चौथा इवेंट है धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक, जब उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन यानी कि जब उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को, तो उसका सिंबल क्या होता है? व्हील, पहिए के द्वारा उसको दर्शाया जाता है। एंड इनके जीवन का सबसे लास्ट एंड सबसे 5वां सबसे महत्वपूर्ण इवेंट था महापरिनिर्वाण, यानी जब इनका देहांत हुआ था, तो उसका सिंबल होता है स्तूप। तो ये 5 इवेंट्स और उनसे रिलेटेड सिंबल्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी? तो इसके राइटर कौन है? ऑप्शंस आर वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह, कपिल देव या फिर सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कपिल देव। अच्छा, कपिल देव जी की और भी कुछ बुक्स हैं। एक तो ये हो गई स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, एक और बुक है इनकी क्रिकेट माई स्टाइल, फिर एक और बुक है वी द सिक्स, है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, वी द सिक्स, ठीक है। एंड एक और इनकी बुक है बाय गॉड्स डिक्री, ठीक। ये 4 बुक्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि कपिल देव जी द्वारा लिखी गई हैं। एंड अच्छा, जो बाकी के नाम लिखे हुए हैं इनके, ये जितने भी हैं चारों लोग क्रिकेटर्स हैं एंड सभी ने कुछ ना कुछ बुक्स लिखी हैं। तो वीवीएस लक्ष्मण की बुक है 281 एंड बियॉन्ड, नोट कर लीजिएगा। युवराज सिंह की बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक। एंड सचिन तेंदुलकर जी की बुक है, 2 बुक्स हैं, प्लेइंग इट माई वे एंड चेज योर ड्रीम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, ये सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा एंड भांगड़ा आर द फोक डांसेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? किस भारतीय राज्य में ये डांस परफॉर्म किया जाता है? तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर पंजाब, गुजरात, झारखंड, बिहार। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2024? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 रामसार कन्वेंशन हुआ था और उसी के अंतर्गत वेटलैंड्स का प्रोटेक्शन किया जाता है। तो 2024 की जो थीम रही है वो क्या रही है? ऑप्शंस आर वेटलैंड्स आर प्रोटेक्शन, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड्स रेस्टोरेशन या फिर वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स शोज एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डॉकयार्ड? कौन सी हड़प्पन साइट में जो प्रेजेंस होता है किसका, डॉकयार्ड का, किस हड़प्पन साइट पे मिला है? तो ऑप्शंस आर लोथल, कालीबंगा, रोपड़ या फिर बनावली। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लोथल में, ठीक है। बंदरगाह की खोज हुई थी यहाँ पे हड़प्पन साइट का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिसाइजेज द डेटा ऑन पॉवर्टी कलेक्टेड बाई NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस? देखो, तो इनमें से कौन डेटा पब्लिश करता है पॉवर्टी को लेकर के, और वो डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? NSO के द्वारा। तो कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिक सर्वे या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल या फिर नीति आयोग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नीति आयोग, ठीक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नीति आयोग के अभी वाइस चेयरमैन कौन है और CEO कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटी एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ द सेल? कौन सा कंपोनेंट ऐसा करता है? ऑप्शंस आर सेंट्रोसोम्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या फिर गोल्गी एपरेटस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का काम होता है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है
एंड जो सेल के हेरिडिटरी और एक्टिविटी कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी विन द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023। तो जैसा कि मैंने बताया, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे आप देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने सारे स्पोर्ट्स अवार्ड्स को कवर किया है, जो स्पेशली नेशनल अवार्ड्स हैं, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। उसी में ही ये भी आता है माका ट्रॉफ़ी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो किस यूनिवर्सिटी को दिया गया? राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। बाकी की जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो एलपीयू जो है वह फर्स्ट रनर अप रहा है एंड जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रही है वो सेकंड रनर अप रही है। बट ओवरऑल यूनिवर्सिटी कैटेगरी के विनर जो रहे हैं वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर यूनिवर्सिटी इसको जीती है। ठीक, चलो ये करंट भी आता है भाई, ध्यान रखना। तो ये जैसा कि मैंने बताया ना, ये प्रैक्टिस टेस्ट है आपका, ठीक है, एकदम कम्प्लीटली एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन के साथ है एंड इसमें करंट के, स्टैटिक के सारे क्वेश्चन मिक्स्ड हैं, तो आपकी बेहतर तैयारी हो सकेगी। फिर क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन शेयर देयर बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो भारत के कितने राज्य अपनी बाउंड्री बांग्लादेश से शेयर करते हैं? ऑप्शंस आर 4, 6, 5 या फिर 3। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 5 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंस्टिट्यूटेड अ ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स नोन एज तुर्काने, चहलगानी और चालीसा। किसने स्थापना करी थी? मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, शमशुद्दीन इल्तुतमिश या फिर रज़िया सुल्तान। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था, पहला पॉइंट। दूसरा, इसी ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया था, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट वही कि तुर्काने, चहलगानी या फिर चालीसा की स्थापना करी थी। एंड चौथा पॉइंट है सिल्वर कॉइन, जिसको टंका कहते हैं, एंड कॉपर कॉइन, जीतल, इनका प्रचलन करवाया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्ज़ाम के लिए, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए भी खास करके। तो इसके दरबार में एक व्यक्ति थे मिनहाजुल सिराज, उनको अपने दरबार में रखा था एंड मिनहाजुल सिराज ने लिखी थी एक बुक तबाकत नसीरी। ठीक, तबाकत नसीरी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी टाइप्स द एग्रीकल्चरल लैंड वॉज डिवाइडेड ड्यूरिंग अकबर्स रेन। तो अकबर के साम्राज्य में कितने रीजन में, ठीक है, यानी कितने टाइप्स में ज़मीन को बांटा गया था? ऑप्शंस हैं 2 टाइप, 4 टाइप, 6 टाइप या फिर 8 टाइप। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 4 टाइप की ज़मीनें डिवीज़न रखे गए थे अकबर के साम्राज्य में। तो देखो, पहला पोलज कहते हैं, ठीक है, दूसरे को परती कहते हैं, तीसरे को चाचर एंड चौथे को कहते हैं बंजर। ये 4 टाइप की भूमि हुआ करती थी अकबर के साम्राज्य में, ठीक है। 4 टाइप की भूमि यानी कि जो ज़मीनें होती थी उनको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया था। तो जो पहली पोलज कैटेगरी है, ठीक है, पहली कैटेगरी में ये ऐसी ज़मीन हुआ करती थी जिसमें हमेशा खेती होती थी, ठीक है। दूसरी टाइप की ज़मीन जो कि परती ज़मीन है, जैसे गांव में भी ये शब्द सुनने को मिलता है कि अरे मेरा खेत तो परती पड़ा हुआ है, तो परती ऐसी ज़मीन को वो कहते थे जो 1 या 2 साल तक बिना जोते बोए पड़ी रहती थी, ठीक है, 1 से 2 साल तक, उसको परती कहते थे। तीसरा टाइप था चाचर का। इसके बारे में ये था कि 3 से 4 साल तक जो ज़मीन बिना बोए जोते पड़ी रहे उसको चाचर कहते थे। एंड चौथी आती थी बंजर। तो बंजर क्या होता है? जिसमें बिल्कुल भी उपज ना हो। तो ऐसी ज़मीन जो कि कम से कम 5 साल तक कोई भी जुताई बुआई उसमें ना हो, कोई भी खेती ना हो, उसको बंजर कहते थे। तो टोटल 4 टाइप्स की ज़मीनें थी अकबर के साम्राज्य में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ आर करेक्टली मैच्ड, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे डिनेस्टी लिखा हुआ है और यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे कैपिटल कट कर दो, ठीक है। तो डिनेस्टी है चंदेल वंश, परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एंड तोमर वंश। तो इसमें से कौन सा सही मैच है? ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस हैं 1 या 2 या फिर केवल 2 या फिर 3 एंड 4 या फिर केवल 4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केवल 2। केवल 2 सही तरीके से मैच है, यानी
जो परमार वंश था उसकी कैपिटल कहाँ थी? धार में। ये एमपी में पड़ता है। हालांकि ये चारों कैपिटल्स एमपी की हैं, ठीक है। अब देखो, जो चंदेल वंश है ना, चंदेल वंश हुआ करता था, यानी चंदेल वंश की जो कैपिटल थी वो खजुराहो थी, ठीक है। परमार की धर हो गई। एंड जो गुर्जर प्रतिहार थी उनकी जो कैपिटल थी वो थी उज्जैन, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार की कैपिटल उज्जैन थी एंड तोमर कैपिटल थी ग्वालियर। ये चारों जो प्लेसेस हैं वो एमपी में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री? तो इनमें से कौन सी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है? देखो, पहली बात तो कैपिटल गुड्स का मतलब पता होना चाहिए। ऐसी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है? तो ऐसी इंडस्ट्री जो कि ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करती है जिनका यूज़ करके बाद में और भी अलग तरीके से कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके। मतलब अगर एक सेंटेंस में बोलूँ तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स दैट आर यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं? ऑप्शंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरीज, सी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीविजन, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरीज। तो देखो, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री से क्या होगा? प्रोडक्शन किया जाएगा प्लांट्स और मशीनरीज़ का, ठीक है। एक तो ये गुड्स का प्रोडक्शन हो गया। अब ये जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, प्लांट्स एंड मशीनरीज़ बनी, इनसे क्या होगा? अब इन्हीं प्लांट्स को लगाया जाएगा, इन्हीं मशीन्स को यूज़ किया जाएगा और भी दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो इनको कहते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फाउंड बाय कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। साइंस का क्वेश्चन है। तो देखो, कह रहा है ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। एंड इसकी जो इमेज बन रही है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज बन रही है रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और सेम साइज़ बन रही है। मतलब जितना कि ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज़ इसकी इमेज की भी है। तो बताओ, ये जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ये कहाँ रखी जाएगी? मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा कि ऐसी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? फोकस पे रखा जाएगा, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, या फिर बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। राइट आंसर इज, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तब ऐसी इमेज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अगर इसमें से हम लाइट को पास करते हैं, ठीक है, एक लाइट यहाँ पे गई, जस्ट अ मिनट, ये तो पूरा गायब हो गया। खैर, मैं फिर से कर देता हूँ, ठीक है। ये मान लो कॉन्केव मिरर है एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक। तो यहाँ से एक लाइट पास हुई। अब ये क्या करेगी? जो ये लाइट होगी ये पास हो जाएगी फोकस से, ठीक। फोकस से पास हुई, फिर एक जो लाइट होगी यहाँ से पास हो जाएगी, ठीक है। अब ये पास होकर के कहाँ जाएगी? इधर जाएगी। तो समवेयर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। अभी इसमें इतना साफ फिगर नहीं बन पा रहा है, बट हाँ, ये जो सिचुएशन होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को तब ऐसी इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमप्पा टेम्पल लोकेटेड इन पालमपेट विलेज ऑफ तेलंगाना स्टेट दैट वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन ईयर 2021। 2021 में रमप्पा टेम्पल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ठीक है। तेलंगाना के पालमपेट गांव में स्थित है। किस वंश ने इसको बनवाया था? ठीक है, किस वंश के अंतर्गत इसको बनवाया गया था? ऑप्शंस हैं मुसुनुरी, बहमनी, विजयनगर या फिर काकतीयन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, काकतीय। तो देखो, वहाँ के राजा थे गणपति देव, ठीक है। काकतीय वंश के रूलर थे गणपति देव। उन्हीं के मिलिट्री जनरल थे रेचरला रुद्र। उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था एंड इसीलिए रुद्र जनरल थे उनके, और इन्हीं जनरल के ही नाम पे इस मंदिर का भी नाम पड़ा है। रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है इसको। रमप्पा टेम्पल तो कहते ही हैं, रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? तो राइट आंसर इज क्या होगा? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, अरुंधति रॉय, अरविंद अडीग या फिर किरण देसाई। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरुंधति रॉय। इनकी ये पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्तो लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया? तो भारत के कौन से पड़ोसी देशों में पश्तो भाषा यूज़ की जाती है, बोली जाती है? श्रीलंका एंड मालदीव्स, नेपाल एंड भूटान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान या फिर चाइना एंड म्यांमार। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 32, तबला मास्टर उस्ताद अला रखा, ही वॉज अ म्यूजिशियन ट्रेंड बाय मियाँ कादर बख्श। तो इनके मेंटर थे मियाँ कादर बख्श। कौन? उस्ताद अला रखा। ये तबला के काफ़ी बड़े प्लेयर थे, रिनोन्ड आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे। ये किस घराने से संबंध रखते थे? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? दिल्ली घराना, फर्रुखाबाद घराना, पंजाब घराना या फिर लखनऊ घराना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पंजाब घराना से संबंध रखते थे। ठीक है, उस्ताद अला रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो कौन सी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शंस, एंडेमिक स्पीशीज़, इवोल्यूशनरी या इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंडेमिक स्पीशीज़। जब किसी पर्टिकुलर एरिया के स्पीशीज़ की बात की जाती है तो उनको एंडेमिक स्पीशीज़ बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही एंडेमिक डिजीज़ भी होती हैं, जैसे ऐसी कोई बीमारी जो किसी पर्टिकुलर एक एरिया तक सीमित हो गई हो और वहाँ पे उसके ज़्यादा केसेस मिलते हो तो उसको एंडेमिक डिजीज़ घोषित कर देते हैं। ऐसे ही पैंडेमिक क्या होता है? तो पैंडेमिक ऐसी डिजीज़ थी जैसे कि कोविड था, तो वो पैंडेमिक यानी पैन इंग्लिश का शब्द होता है, पैन का मतलब होता है ऑल। ठीक है, तो पैंडेमिक का मतलब जो सभी के लिए एक डिज़ीज़ हो गई हो, यानी कि पूरे विश्व के लिए, पूरे दुनिया के लिए वो डिज़ीज़ हो गई थी, तो वो पैंडेमिक डिज़ीज़ थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ इन द फर्स्ट एशियन गेम्स। पहला एशियन गेम जो हुआ था उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? 9, 12, 11 या फिर 10। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। एंड ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पहला एशियन गेम हुआ था वो सबसे पहली बार 1951 में भारत में ही हुआ था, न्यू दिल्ली में। भारत में एक और बार, यानी कि टोटल 2 बार हुआ है। दूसरी बार कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि के द्वारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट किया जाता है? ऑप्शंस हैं पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या फिर एड्रिनल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू राज्यसभा इन जनवरी 2024। तो जनवरी 2024 में द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राज्यसभा में किसको नॉमिनेट किया गया? ऑप्शंस क्या क्या हैं? उषा उथुप, सतनाम सिंह संधू, अमिताभ कांत, हर्षवर्धन श्रृंगला। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सतनाम सिंह संधू। देखो टोटल 2 लोगों को मुर्मू जी ने नॉमिनेट किया था, पहले सतनाम सिंह संधू एंड दूसरी थी सुधा मूर्ति जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ कम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC MFI ऑन। कब? देखो NBFC क्या होता है, इसको नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, एंड MFI क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था कि ये जो NBFCs हैं, जो MFIs हैं, ये जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए एक फ्रेमवर्क RBI ने रिलीज़ किया था, फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कब किया था। ठीक है, ऑप्शंस आर 8 दिसंबर 2013, 5 दिसंबर 2012, 10 दिसंबर 2015 या फिर 2 दिसंबर 2011। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2 दिसंबर 2011। ठीक है, अच्छा देखो ये किस कमेटी के द्वारा? तो एक कमेटी थी जिसके चेयरमैन कौन थे? YH मालेगाम, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके द्वारा ये कम्प्रिहेंसिव जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी सा क्वेश्चन है, बट हाँ ठीक है, मुझे अच्छा लगा। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज़ अवेलेबल इन द टूल फॉर्मेटिंग बार इन MS वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्ड फॉर्मेट होता है उसमें जो फॉन्ट्स की साइज़ होते हैं उसमें जो मिनिमम साइज़ होता है वो कितना होता है? अक्सर लोग क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बट जनरली पता नहीं होता ना। तो सबसे छोटा जो साइज़ होता है वो होता है 8, सबसे बड़ा कितना होता है? तो 72 होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 39, तो फिर इन द ब्लैंक्स है फिर वॉज एन इंडियन एजुकेटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पब्लिशर हु इज़ वाइडली रिमेंबर्ड फॉर होइस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट द गोवालिया टैंक ग्राउंड इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो एक बहुत ही बड़े इंडियन एजुकेटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पब्लिशर थे। इन्होंने गोवालिया टैंक ग्राउंड जो कि बॉम्बे में स्थित है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के दौरान
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो वो कौन है? ऑप्शंस है सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, इंदिरा गांधी या फिर रानी लक्ष्मीबाई। तो देखो, अच्छा इसको कैसे कट कर सकते हो, 1942 की बात चल रही है तो रानी लक्ष्मीबाई तो होंगी नहीं, ठीक है, इंदिरा गांधी भी नहीं होंगी, तो 2 बच जाता है। राइट आंसर एक्चुअली में है अरुणा आसफ अली, ठीक है। चलो, अरुणा आसफ अली इज़ द राइट आंसर, ठीक। इनके बारे में एक खास बात यह है कि इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। किसको? अरुणा आसफ अली को। एंड क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉम विच 5-year प्लान डिड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिकेम अ परमानेंट प्लान? तो किस पंचवर्षीय योजना से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो एक परमानेंट प्लान बन गया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 7वां, ठीक है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs आपके आरआरबी रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, एंड ऐसे ही आप पढ़ते रहिए एंड अपनी प्रिपरेशन को मजबूत रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।